हेलो एवरीवन, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। जस्टिस बी.आर. गवई के चीफ जस्टिस बनते ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 बड़े सवाल पूछ लिए हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये 14 बड़े सवाल क्या हैं और क्यों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सवाल पूछे हैं, इन सवाल पूछने का कारण क्या है और इस सवालों का संबंध किससे है। तो कुछ महीनों से लगातार ये न्यूज चर्चा में रही है कि जो विधायिका है, यानी जो आपका लेजिस्लेचर है और जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके बीच एक अनचाही, आप कह सकते हैं कि डिबेट हो गई है, या एक थोड़ा सा तनाव, या अपनी जो एरिया है, यानी कि उनका जो जुडिशियल एरिया है या लेजिस्लेचर का जो एरिया है, उनका जो वर्किंग एरिया है, उसके बीच में एक प्रकार का आपको तनाव और हस्तक्षेप देखने को मिला है। तो इसकी जो कहानी है वो शुरू हुई थी तमिलनाडु सरकार से। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना ही कुछ कानून लागू कर दिए थे। तो हुआ क्या था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट राष्ट्रपति के पास चली गई थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से उनके कुछ ऐसे विधेयक थे जिनको राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी थी, वो उन्होंने राष्ट्रपति के लिए रखे थे। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया था, एक ऐतिहासिक बयान आया, और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और के साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी एक समय सीमा निर्धारित कर दी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको उस बिल पर क्या देना होगा, अपनी राय देनी होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उस बिल को स्वतः ही पास माना जाएगा। तो इसके बाद फिर ये सारा डिबेट होनी शुरू हो गई। तो इसमें कुछ समय पहले ही उपराष्ट्रपति जी का अब ये बयान आया था कि राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का आदेश जो है वो शीर्ष अदालत नहीं दे सकती है। उसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसी केस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। आइए जानते हैं इन 14 सवालों के बारे में। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने ये कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक पर कार्यवाही करने के लिए किसी भी प्रकार की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने 8 अप्रैल का जो ऐतिहासिक निर्णय दिया उसमें प्रस्तुत मान्य स्वीकृति की अवधारणा दी गई है, तो संवैधानिक व्यवस्था के लिए अलग है और मूल रूप से राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को क्या करती है, सीमित करती है। तो 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ये आपका वर्डिक्ट सुनाया था, जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को उन्होंने 3 महीने की जो समय टाइम लाइन है उसमें बाउंड कर दिया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी जो पत्र लिखा है सर्वोच्च न्यायालय को, और उस पत्र में उन्होंने 14 प्रश्न पूछे हैं, तो वो इसी को लेके है कि जब संविधान में ही कोई इसी प्रकार की कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है वो उस पर उनके क्या विचार है, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट से यह राय मांगी है। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश है जिसमें अदालत ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को किसी राज्य के विधेयक पर अपनी सहमति या उन्हें वापस लौटाने की समय सीमा 3 महीने तय करी थी। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में उन्होंने क्या कहानी पूछी, तो जो मैंने भी बताया था वही है। इसमें क्या किया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे हैं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो जब सरकार को किसी कानूनी मुद्दे, जनहित से जुड़े किसी बड़े सवाल या राज्यों या केंद्र राज्यों के बीच विवाद को लेकर किसी भी प्रकार का कोई संदेह होता है, तो वह प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का सहारा लेती है। इसका मतलब यह है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है, जहां उस पर विचार किया जाता है और फिर कोर्ट अपनी राय राष्ट्रपति को देता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो सरकार है वो क्वेश्चन पूछ रही है, उसको डाउट है, तो वो उसने क्वेश्चंस पूछे, लेकिन वो क्वेश्चंस किसके माध्यम से पूछती है सुप्रीम कोर्ट को? राष्ट्रपति के माध्यम से पूछा जाता है। इसे ही बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। अब जो सरकारें होती है वो संविधान के अनुसार किसके, राष्ट्रपति के नाम पर ही काम करती हैं, इसीलिए मामला पहले राष्ट्रपति को भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर या मुहर के साथ सवालों को सुप्रीम कोर्ट के पास विचार के लिए भेजता है। इसे ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें आर्टिकल 143 का यूज किया गया है। तो आर्टिकल 143 क्या कहती है? आर्टिकल 143 ये पावर देता है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है। तो इसके तहत अगर कोई भी ऐसा मामला है या कोई भी ऐसा सवाल उत्पन्न होता है जो कानून से जुड़ा हो और देश के लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति राय मांग सकते हैं, जिसके इसी आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति ने जो ये 14 सवाल पूछे हैं वो क्या क्या हैं। इसमें उन्होंने पूछा है कि जब राज्यपाल, पहला सवाल है, जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक अनुच्छेद 200 के तहत हस्ताक्षर के लिए आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना जरूरी होती है।
तीसरा पूछा है उन्होंने, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? क्या अनुच्छेद 361 वाला आर्टिकल क्या है कि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पे रहते हुए कानूनी कार्यवाही से छूट देता है, किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से छूट देता है, नहीं जो भी लीगल एक्शन है उससे वो छूट प्रदान करता है। और राज्यपाल के अनुच्छेद 200 के तहत लिए गए फैसलों की कोर्ट द्वारा जांच को पूरी तरह से रोक लगाता है। अगर संविधान में राज्यपाल के फैसले लेने का समय और तरीका तय नहीं किया गया है तो क्या अदालत अपने आदेश से समय और तरीका तय कर सकती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने किया, 3 महीने बाउंड कर दिया था। क्या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत लिए गए फैसलों जो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयक से जुड़े होते हैं की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? 7वां प्रश्न पूछा गया है कि क्या अदालत अपने आदेशों से राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 201 के तहत निर्णय लेने की समय सीमा और तरीका तय कर सकती है? 8वां प्रश्न है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो क्या राष्ट्रपति को उस पर फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी होती है? क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 200 और 201 के तहत लिए गए निर्णयों की समीक्षा उस समय की जा सकती है जब विधेयक अभी कानून नहीं बना हो? क्या अदालत किसी विधेयक की सामग्री पर उसके कानून बनने से पहले ही विचार कर सकती है? क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश से राष्ट्रपति या राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों की जगह ले सकती है? क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बिना कानून माना जा सकता है? क्योंकि ऐसा हुआ कि राज्यपाल अगर 3 महीने के अंदर उस पर क्या करें, किसी भी प्रकार का उन्होंने निर्णय नहीं लिया है तो उसे स्वतः क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। क्या यह अनिवार्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ यह जांच करे कि कोई मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा अगर महत्वपूर्ण प्रश्न का है और उसे कम से कम 5 जजों की पीठ को भेजा जाए, जैसा कि अनुच्छेद 143 में कहा गया है? क्या अनुच्छेद 142 सिर्फ प्रक्रिया संबंधी मामलों तक ही सीमित है या सुप्रीम कोर्ट ऐसे भी आदेश दे सकता है जो संविधान के मौजूदा प्रावधानों, सामग्री या प्रक्रिया दोनों के खिलाफ हो? क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को अनुच्छेद 131 के तहत मूलवाद के अलावा किसी और तरीके से नहीं सुलझा सकता? तो ये 14 क्वेश्चन जो भी राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइमलाइन बाउंड कर दी राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कि 3 मंथ के अंदर अंदर अगर आपने किसी बिल पर फैसला नहीं दिया है तो वो स्वतः क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। उसी को लेकर ये 14 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इन प्रश्नों के उत्तर राष्ट्रपति को देगा कुछ समय बाद, फिर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या वर्डिक्ट। ये इंग्लिश में है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब जो इसमें भी जितने ये जो हमने 14 प्रश्न पूछे, इसमें जो भी आर्टिकल पूछे गए वो आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम में, फिर चाहे आप वो पीसीएस का एग्जाम दे या आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें ये आर्टिकल पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि जो केस है वो काफी बड़ा मुद्दा हो गया। तो पॉलिटिकल एक्सपेक्ट से और पॉलिटिकल साइंस में आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसे डिक्री का मतलब होता है आदेश, ऐसे डिक्री पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। तो इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, ये वर्डिक्ट दी थी जिस पर अभी 14 प्रश्न पूछे गए। उसके बाद आर्टिकल 200 की बात की गई इन 14 सब प्रश्नों में। तो आर्टिकल 200 है कि जब किसी राज्य की विधानसभा जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल, यानी कि जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, उनके द्वारा कोई भी विधेयक पारित होता है तो वो विधेयक फिर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाता है। तो राज्यपाल उस विधेयक के साथ 3 प्रकार के फैसले दे सकता है, उसके पास 3 चॉइसेस होती है। या तो वो विधेयक को क्या करे, मंजूरी दे दे, या विधेयक को वो मंजूरी देने से मना कर दे, या विधेयक को वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख ले। ठीक है कि वो राष्ट्रपति को भेजेंगे, फिर राष्ट्रपति जो उसमें निर्णय लेंगे वो होगा। अब पहली स्थिति में क्या होता है कि अगर विधेयक मनी बिल है, अगर विधेयक मनी बिल नहीं है तो राज्यपाल उसे वापस भेज सकते हैं और ये कह सकते हैं कि सदन क्या करे, इस पर फिर से विचार करे। और अगर सदन उस विधेयक को संशोधन, या तो उसमें वो संशोधन कर दे सदन, या उसने किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करा और दोबारा से राज्यपाल के पास भेजता है, तो उस समय राज्यपाल को वो पारित करना ही होगा, उन्हें अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि अगर राज्यपाल की राय में कोई विधेयक ऐसा है जिस पर अगर कानून बना तो उच्च न्यायालय की शक्तियां को वो कमजोर कर देगा, और इतना कमजोर कर देगा कि जो संवैधानिक स्थान है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो
राज्यपाल क्या करता है, ऐसे विधेयक को खुद से मंजूरी नहीं देते, वो इस प्रकार के जो भी विधेयक होते हैं उनको वो राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक देते हैं, तो राष्ट्रपति के पास। अब अनुच्छेद आर्टिकल 201 जिसका जिक्र किया गया है इन 14 प्रश्नों में, वो क्या कहता है? आर्टिकल 201 कहता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए जो सुरक्षित विधेयक होता है, जब किसी राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति उसमें दो निर्णय ले सकते हैं, या तो वो इसे स्वीकृत कर दे या उसे उस विधेयक को स्वीकृत करने से इनकार करे। अब देखो, अगर वो विधेयक आपका मनी बिल नहीं है, तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि राज्यपाल उस विधेयक को अपने सुझाव, या अगर उनके पास कोई भी अगर सुझाव है या कोई सजेशन है या कोई मैसेज है, उसके साथ उस राज्य की विधानसभा को वापस भेज देंगे, जिस भी राज्य का वो विधेयक होगा, जैसा कि अभी हमने आर्टिकल 200 में पढ़ा था। ठीक है। और जब इस विधेयक को वापस भेजा जाएगा और विधानसभा उसे फिर से क्या करेगी, विधानसभा उस पर विचार करेगी, और पुनर्विचार के बाद तो जब उसे वो इसमें क्या होगा, विधानसभा उस पर विचार करेगी, और जब उसे विचार करने के लिए दिया जाएगा, वहां से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर राज्यसभा को उस पर 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा को उस पर विचार करना होगा, और जब वो उसे दोबारा भेजेगी तो फिर क्या होगा, फिर वो आपके राज्यपाल या राष्ट्रपति को वो आपको पास करना होगा। ठीक है। उसके बाद है आपका आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 में क्या है कि भारत के संविधान का बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पद के दौरान कुछ ऐसे संरक्षण मिलते हैं कि उनके द्वारा जो भी ऑफिशियल कार्य है उसके लिए उन्हें किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। ठीक है। तो वो जो भी ऑफिशियल कार्य कर रहे हैं उन कार्यों के लिए वो किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होते, किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। उन्हें किसी प्रकार की गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो आर्टिकल 361 आपका ये कहता है। उसके बाद है आपका आर्टिकल 131। ये जो आर्टिकल 131 है, ये सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें ये उन विवादों से संबंधित होगा कि जब विवाद किसमें होगा, या तो दो राज्यों के बीच में कोई विवाद होगा, या तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कोई विवाद होगा, या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद है, और ये विवाद सारे के कानूनी अधिकार से जुड़े होने चाहिए। तो तब आर्टिकल क्या करता है, आर्टिकल 131 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पर क्या करके निर्णय लेती है। उसके बाद है आर्टिकल 145। आर्टिकल 145 का जो थर्ड है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लॉ बना रहे हो, जैसे कि ये लॉ बना कि 3 महीने का टाइम बाउंड कर दिया गया राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, तो इस प्रकार की अगर कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित मामलों की सुनवाई होती है तो उसमें कम से कम 5 न्यायाधीशों की जो बेंच बनती है वो बेंच क्या करेगी, उस पर निर्णय लेगी। तो राष्ट्रपति ने यह भी पूछा है कि क्या ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई ऐसा कोई मामला है तो उस पर आप क्या करें, कम से कम 5 न्यायाधीशों वाली पीठ आप गठित करें। तो ये थे आपके राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए 14 प्रश्न, और उन प्रश्नों में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए निकल के आए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।